हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन सुपर ग्रेट टॉप रैंकर चैनल। तो बच्चों, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि ज्यादातर बच्चे अगर लॉगरिथम से रिलेटेड कोई स्टेप्स आ जाए, किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त अगर उसकी स्टेप्स में लोग आ जाए, लॉगरिथम आ जाए, तो आप लोग अटक जाते हो। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए मैं डॉक्टर नील कटारा आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स के उन क्वेश्चंस को लेके जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड रेट कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे जहां पर आप लोग में फंसते हो, तो मैं आपको लॉगरिथम निकालते सिखाऊंगा, आपको ट्रिक्स दूंगा, आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लॉगरिथम को अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। गॉट इट। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के डेडिकेटेड होंगे। तो इन टॉपिक को कवर करते हुए हम सबसे पहला जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। इन द रिएक्शंस 2a plus b is equivalent to a to b if the concentrations of a is double and that of b is a half, then the rate of reactions will be। सो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शंस अगर आपको लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शंस आपको फाइंड आउट करना है, और अगर आपको रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस की रेट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस की रेट गिवन नहीं हो, सिर्फ आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस गिवन हो कि इनिशियल कंसंट्रेशंस कितना है, गॉट इट। आपको रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस की रेट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस की रेट दी हुई नहीं हो, तब आप रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालोगे रेट लॉ से। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशंस की पावर एक्स इंटू रिएक्टेंट बी के कंसंट्रेशंस की पावर वाई, और यहां पर आएगा एक कांस्टेंट, इसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। ये है हमारा रेट लो। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं हो तो आप एक्स और वाई को ले लो जो हमारा स्टोइचोमेट्री में है। याद रखना, अगर एक्स और वाई गिवन नहीं हो इस इक्वेशंस में, एक्स और वाई की वैल्यू कहीं से कहीं तक गिवन नहीं इस क्वेश्चन में, तब आप एक्स को कंसीडर कर सकते हो ए की स्टोइचोमेट्री को, और वाई को कंसीडर कर सकते हो बी की स्टोइचोमेट्री को। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला बना के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1। गॉट इट। तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस हो गई। गॉट इट। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू अज्यूम करेंगे जो स्टोइचोमेट्री में मेंशन है। गॉट इट। तो यहां से देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शंस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड दैट ऑफ बी इज हाफ। तो यहां पर ये आर, तो आर वन का मतलब क्या है, जब मैं ए के कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूं, डबल, तो के हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ए के कंसंट्रेशन को डबल करा तो 2a की पावर 2 और b बाय 2 की पावर 1। तो आप इसको सोल्व करोगे तो r1 इज इक्वल टू के 4 ए का स्क्वायर बी बाय 2। गॉट इट। तो यहाँ 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो R1 आया 2 के ए का स्क्वायर इंटू बी की पावर 1। अब देखो, यहां पर ये जो टर्म्स है, यहां पर ये जो टर्म्स है और ये जो टर्म्स है वो दोनों सेम है, तो आप बोल सकते हो R1 इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन से वो इनिशियल रेट के कंपेयर में क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहां पर आपका आंसर क्या आया, इंक्रीज 2 टाइम्स। गॉट इट। तो आपने पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसके अकॉर्डिंग आपने रेट इक्वेशंस लिख ली, उसके बाद आपने ए को डबल करा तो यहाँ 2a लिख लिया, बी को हाफ करा तो b बाय 2 लिख लिया, और सेम इक्वेशन में पुट करा, स्क्वायर को सोल्व करा, तो आपका r1 इज इक्वल टू के इंटू 4 ए का स्क्वायर बी। तो r1 इज इक्वल टू 2 के इंटू ए का स्क्वायर बी, और के a का स्क्वायर b, के a का स्क्वायर b is a what, initial rate. So final rate will be initial rate multiplied by 2. So final rate will increase 2 times of its initial value. Got it? तो ये आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर x और y अगर गिवन नहीं हो तो आप स्टोइचोमेट्री को अज्यूम करोगे, अगर गिवन होता तो हम पुट करते हैं। अगर यहाँ पर गिवन होता कि दिस रिएक्शन इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, अगर यहां पर गिवन होता इफ दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो x की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। पर यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b गिवन नहीं है, तो आप a के रिस्पेक्ट में 2 लेंगे और b के रिस्पेक्ट में 1 लेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू गिवन नहीं है। गॉट इट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। when the rate of reaction is equivalent to rate constant, then the order of reactions will be।
देखो यहां बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, किसी भी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है, सपोज ये ए आपके पास रिएक्टेंट है, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट एक्सप्रेशंस क्या होगा, के इंटू ए की पावर एन, और एन की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड वैल्यू होगी। अब देखो आर विल इक्वलेंट टू के कब आएगा, जब ए के ऊपर पावर क्या हो जाए, जीरो। तो जब आर विल इक्वलेंट टू के ओनली व्हेन ए के पावर जीरो हो जाए, और ए की पावर अगर जीरो हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना होगा, जीरो। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशंस की पावर जीरो, तो आर विल बी इक्वल टू के, गॉट इट, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है, क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो आर विल बी के इंटू ए की पावर वन आ जाता। Got it? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो रेट ऑफ रिएक्शंस रेट कांस्टेंट के बराबर, थ्योरेटिकली रेट ऑफ रिएक्शंस रेट कांस्टेंट के बराबर कब आएगी, रेट ऑफ रिएक्शंस रेट कांस्टेंट के बराबर तब ही आ सकती है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना हो, जीरो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर इज इक्वल टू के, गॉट इट। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, यहां ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहां पर एक्चुअल में लॉगरिथम की प्रॉब्लम आती है। तो देखो यहां पर अ सब्सटेंस ए डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस starting initially with A is equal to 2 mole per liter, and after 200 minutes A becomes 0.1 molar. For this reaction T half will be. सबसे पहले तो मैं समझा देता हूं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कोई A रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। बाय विच ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बाय विच ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ये बोलना चाह रहा है कि जो T इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल टाइम पे ए का कंसंट्रेशन 2 मोलार था, इनिशियल टाइम पे टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 2 मोलार, और आफ्टर 200 मिनट ए का कंसंट्रेशन घट के हो गया 0.15 मोलार, व्हाट इट। अब आपसे पूछ रहा है टी हाफ, आपसे पूछा है टी हाफ। टी हाफ मतलब वो टाइम जहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट के कितना हो जाए, 50%, यानी आपसे टी हाफ पूछ रहा है। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय रेट कांस्टेंट, बाय व्हाट, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट आपको गिवन नहीं है, रेट कांस्टेंट आपको गिवन नहीं, आपको ये कुछ डेटा गिवन है, इसकी मदद से आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो इस डेटा के लिए फॉर टाइम इंटरवल t 0 to 200 मिनट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होगी k t इज इक्वल टू 2.303 log initial concentrations by log final concentrations. तो यहां पर k will be what, 2.303 divided by 200, divided by 200, 200 is what, 200 is our what, time, 2.303 divided by t into log 2 by 0.15। अब यहां पर log के कारण आप फंस जाओगे, what it, logarithm के कारण आप फंस जाओगे। तो k will be what, 2.303 divided by 200 into log 2 by 0.15, got it। ये आपकी के की वैल्यू है। अब इस के की वैल्यू को कहां पुट करना पड़ेगा, यहां पर पुट करना पड़ेगा। बट बच्चों दिक्कत क्या है कि के की वैल्यू को पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा, के को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप यहां पर पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो इस के को सोल्व करने के लिए, इस के को सोल्व करने के लिए आपको लोग को सोल्व करना पड़ेगा, और लोगरिथम को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं, गॉट इट। तो मैं आपको लोग सोल्व करके पहले लोग का कुछ आपको 1 मिनट, चलो मैं आपको पहले लोग का सोल्व करके बताता हूं कि आप लोग को कैसे टेकल करोगे। तो सबसे पहले याद रखना आपको कुछ बेसिक रूल, कुछ बेसिक रूल। आपको सबसे पहले लोग ए बाय बी को लिखना है, लोग ए माइनस लोग बी। अगर लोगरिथम में x अपॉन y आ जाए या a अपॉन b आ जाए तो लोग a माइनस लोग b, ये पहला रूल है। अगर कोई लोग के आगे जो वैल्यू है वो डिवीजन में हो, अगर लोग के आगे अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लीकेशन पे हो तो आप इसको लिखोगे लोग a प्लस लोग b, गॉट इट, लोग a प्लस लोग b, गॉट इट। अगर लोग 10 की पावर अगर x हो तो आप लिखोगे x इंटू लोग 10, x इंटू लोग 10, गॉट इट। अगर लोग 2 की पावर x है तो आप लिखोगे x इंटू लोग 2,
तो ये आपको कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए। लोग ए बाय बी को कैसे लिखते हैं? लोग ए माइनस लोग बी। लोग ए इंटू बी को कितना लिखते हैं? लोग ए प्लस लोग बी। लोग 10 की पावर x को क्या लिखेंगे? x इंटू लोग 10। और लोग 2 इंटू 2 की पावर x को लिखोगे x इंटू लॉग 2। तो ये कुछ बेसिक रूल। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो बेसिक लॉग की वैल्यू आपको जो पता होनी चाहिए वो मैं आपको लिख देता हूं। लॉग 1 0 आएगा, लॉग 2 0.301 आएगा, लॉग 3 पॉइंट कितना आएगा? 0.477, log 5 log 0.69, log 5 will be 0.69। log 5 की वैल्यू कितनी होगी? ये log 5 है, log 5 की वैल्यू ये log 3 हो गया, ये log 5.69, और ये log 5। अब आप क्या करोगे? फर्दर log 7 की वैल्यू भी फाइंड आउट करके बताओ। आपको log 7 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। log 7 की वैल्यू 0.8 के अप्रोक्स होगी। गॉट इट? तो log 7 की वैल्यू आपको कितने log की वैल्यू पता होनी चाहिए? log 1 इज इक्वल टू 0, log 2 इज इक्वल टू 0.301, log 3 इज इक्वल टू 0.477, log 5 इज इक्वल टू 0.69, log 7 इज इक्वल टू व्हाट? आपको पता होना चाहिए। आप log 7 को सर्च करके रख लो। गॉट इट? अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो इन डेटा के बेस में सोल्व हो जाएगा। तो जब भी लॉगरिथम के क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले आपको log के कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए। log a by b is equal to log a minus b, log a into b is equal to log a plus log b, log 10 की पावर x is equal to x into log 10, log 2 की पावर x is equal to x log 2, log a की पावर x अगर आ जाए तो आप लिखोगे x into log a। गॉट इट? सीधी सी बात है। कुछ इस तरीके से आपको ये log के बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, और आपको log 2 log 3 log 5 log 7 की वैल्यू पता होना चाहिए। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 1 0, log 10 1, log 10 की वैल्यू 1 आपको पता है, log 1 की वैल्यू 0। इसके अलावा log 2 log 3 log 5 एंड log 7। गॉट इट? इतने logs की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले प्लस ये log की वैल्यू आप अच्छे से याद कर लो, आपके लॉगरिथम में कभी भी अटकोगे नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? log 2 बाय 0.15 के रिस्पेक्ट में। गॉट इट? तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लो एक बार। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, तो लॉगरिथम जब भी आ जाए बेटा घबराना नहीं। मैंने आपको जो बताया, आपको जो बेसिक प्रिंसिपल बताए लॉग्स के, उसको आपको ध्यान में रखना है। और कुछ log की वैल्यूज बताई, log 0 log 1 log 10। गॉट इट? log 2 log 3 log 5 log 7, इनको जब आप याद करके रखोगे तो आपका लॉगरिथम बड़ा इजी हो जाएगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैं log सोल्व कर लेता हूं। अगर मैंने इतना सा log सोल्व कर लिया तो मुझे इतने से तो मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? तो यहां पर log 2 बाय 0.15 को ऐसा लिख सकता हूं, log 200 डिवाइडेड बाय 15। देखो जब भी कोई पॉइंट आए, जब भी कोई पॉइंट आए तो इस पॉइंट को आप एक नॉर्मल होल नंबर में बदल लो। गॉट इट? तो उससे क्या हो जाएगा? आपकी मेंटेलिटी हो जाएगा, हाँ 200 आपको दिख जाएगा, 15 आपको दिख जाएगा, पर 0.5 देख के 0.15 देख के आप थोड़ा घबरा जाओगे। तो 0.15 को आप लिख सकते हो 15 बाय 100। 0.15 को क्या लिख सकते हो? 0.15 को क्या लिख सकते हो? 15 बाय 100। तो 15 बाय 100 करोगे तो 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 200। अब इसको सोल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर डिवीजन है, तो log 200 माइनस का log 15। यस और नोट? डिवीजन है तो ये a बाय b, तो a बाय b को क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b। गॉट इट? तो log 200 को आप ऐसा लिख सकते हो, log 2 इंटू 100, log 2 इंटू 100। यस और नोट? माइनस का log 15, माइनस का log 15, तो log 2 इंटू, तो ये a इंटू b है ना। अब देखो log 15 को आप देखो, आपको किस किस की वैल्यू पता है? 3 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू पता है, तो 15 को आप 3 इंटू 5 कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको log 3 की वैल्यू पता है, log 5 की वैल्यू पता है, बट 15 की तो नहीं पता है ना। तो 15 को ब्रेक कर लो किसमें? 3 इंटू 5। अगर 16 होता, सपोज यहाँ पर 16 होता, तो आप 16 को क्या ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर हाउ मच? 2 की पावर 2 इज अ 4, 2 की पावर 3 इज अ 8, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कर लेते। अगर log 16 होता तो log 16 को 2 की पावर 4 कर सकते, तो 4 इंटू log 2 हो जाता आपका आंसर। और log 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको जो गिवन वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करना है? 2 3 5 7 के टर्म में, क्योंकि आपको 2 3 5 7 की log की वैल्यू पता है जो मैंने आपको बताई। तो log 2 इंटू 100 को लिख सकते हैं log 2 प्लस log 100,
और log 100 इज 10 की पावर 2। व्हाट इट, ये इसको इस ब्रैकेट में कर लो, माइनस का log 3 इंटू 5 को, तो log 3 प्लस log 5। अब देखो आपका आंसर आने वाला है, log 2 कितना होता है 0.301, log 2 इज अबाउट 0.301, और log 10 की पावर 2 कितना होगा, log 10 की पावर 2 कितना होगा, देखो यहाँ सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर सोल्व करता हूँ मैं आपको, log 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू log 10, यानी 2 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी 1, तो 10 की पावर 2 log 10 की पावर 2 कितना होगा 2 के बराबर होगा। गॉट इट, ये ब्रैकेट लगा दिया, माइनस log 3 कितना था अभी थोड़ी देर पहले बताया 0.477, प्लस log 5 आपको थोड़ी देर पहले बताया 0.69, ये क्या है log। अब देखो अब आपका आंसर आने वाला है, तो ये हो गया 2.301 माइनस 2.301, इसको माइनस 0.477 प्लस 0.69, तो यहां पर आप देखो 0.477 प्लस 0.69, तो ये आगे 7, 9 और 7 कितने होते हैं 9 प्लस 7 16, 6 प्लस 4 10, यानी ये 11 हो जाएगा, तो 1.16, तो माइनस का इसको सोल्व करा तो कितना है 1.16। अब देखो इसको और फर्दर सोल्व करा, असली मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में होता है, और फर्दर सोल्व करा 2.301 माइनस का 0.16 करा, तो देखो 2.301 माइनस का 1.16 करा, तो यह 1 से 1 10 से 6 4, 3 से ये एक ऐड हो जाएगा, 3 से 2 1, 1.14 कितना हो गया 1.14। क्या वैल्यू आई बेटा आपको 2.301 में से 1.16 को माइनस करा तो कितना आया आपका 1.14, कितना आया 1.14। तो ये 1.14 क्या है, ये 1.14 क्या है आपके सामने, 1.14 क्या आया 1.14 आया आपका ये वैल्यू। कैसे आया एक बार और देख लो, log 2 बाय 0.15 को लिखा, log 2 बाय 0.15 को लिखा log 200 बाय 15, log 200 बाय 15 यानी a बाय b है, तो log 200 माइनस log 15, log 200 को बाइफरकेट किया 2 इंटू 100, log 15 को बाइफरकेट किया 3 इंटू 15 में, log 2 और a इंटू b को लिखेंगे a प्लस b, तो log 2 प्लस log 10 की पावर 2। गॉट इट, तो ये log 2 की वैल्यू 0.301 आपको पता है, और log 10 की पावर 2 को लिखेंगे 2 इंटू log 10, और 2 इंटू log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होती, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, log 3 इंटू 5 को log 3 प्लस 5, log 3 की वैल्यू log 5 की वैल्यू, बीच में माइनस का साइन है, इसको 8 किया तो 2.301, इसको 8 किया तो 1.16। अब दोनों, अब यहां से 2.301 में से 1.16 को माइनस करा तो आया कितना 1.14, तो 1.14 इज व्हाट 1.14 इज योर log 2 बाय 0.15। तो मैं इसको पूरा इरेज कर लूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं। अब देखो यहां पर काफी लंबा क्वेश्चन जा रहा है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस आपके सामने लिया ताकि मैं आपको लॉगरिथम सिखा पाऊं। गॉट इट, तो कभी कुछ क्वेश्चंस में log के कारण अगर आप अटक रहे हो तो आगे बढ़ सकते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 200 इंटू log 2 बाय 0.15 को आप सोल्व करा तो 1.14। गॉट इट, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप इसको सोल्व करोगे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं आपके सामने कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूं क्योंकि क्लास को थोड़ा सा छोटा बनाना है, बट आप एग्जाम में इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। 2.301 इस मल्टीप्लीकेशन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आ गया 0.130, तो ये आ गया कितना 0.1 कितना आया 0 पॉइंट आया था आपका 0.013, 0.0130, ये k की वैल्यू आ गई। गॉट इट, ये k आ गया। अब जैसे ही आपके पास क्या आया, जैसे ही क्या आया आपने टी हाफ का फॉर्मूला लगा दिया, टी हाफ का फॉर्मूला था 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0130। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53.72। देखो इसको सोल्व करके देखो, कैलकुलेटर यूज करो, तो कैलकुलेटर जैसे ही आप यूज करते 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0130 तो आ गया 53.3, कितना आ गया 53.3, तो आपका आंसर आया 53.3। तो ये काफी क्लोज है किसके 53.7 के, तो आपका आंसर क्या होगा 53.72, आपका आंसर होगा ए।
वापिस से एक बार समझ लो बच्चों, हुआ क्या यहां पर, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी थी इस डेटा के लिए और के निकालना था। के निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम कर दिया ये लोग, और लोग कैसे सोल्व करेंगे मैंने आपको बताया है। तो अपन अगले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। गॉट इट। अगर आपको लॉगरिथम से रिलेटेड अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ लॉग पे बना दूंगा कि हाउ टू टेकल लॉग इन अ केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम बेस्ड एक वीडियो बना दूंगा। अब देखो, इन द हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज। सिंपल सी बात है, हेबर्स प्रोसेस से आप अमोनिया बनाते हो, क्या बनाते हो, अमोनिया बनाते हो 2NH3। गॉट इट। और ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है, ये रिएक्शंस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ क्या कैटलिस्ट लेते हैं, तो आपको याद रखना आयरन इज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज ए प्रमोटर। ये मोलिब्डेनम इस आयरन कैटलिस्ट को क्या करेगा, प्रमोट करेगा फॉर इट्स कैटालाइसिस एक्शन। तो बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ। इस हेबर प्रोसेस से रिलेटेड आपको कुछ और डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ। तो ये हेबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर, तो सिंस हेबर प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, विच टाइप ऑफ प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। अमोनिया को बनाते वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो सिंस any formation reactions, it is a formations of ammonia, any formation reactions is a exothermic reactions। ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, जब भी कोई चीज बनती है अपने एलिमेंटल स्टेट से तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होगी। तो हेबर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। तो हेबर प्रोसेस से जब आप अमोनिया बनाओगे तो टेम्परेचर को क्या रखोगे, लो। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टेम्परेचर मस्ट बी लो। गॉट इट। टेम्परेचर को आपको कम रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। प्रेशर्स की बात करें, देखो प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोल्स के वॉल्यूम डेंसिटी, मोल्स की वॉल्यूम डेंसिटी समझना। आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया तो कोई मोल्स तो कांस्टेंट है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम घट गया तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोल्स की वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मोल्स की वॉल्यूम डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो रिएक्शंस किधर की तरफ शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट होगी डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग क्या होगी, डायरेक्शन इन विच। अब देखो ओवरऑल मोल्स के नंबर की डेंसिटी बढ़ रही, मोल डेंसिटी बढ़ रही है, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच मोल्स, कौन से मोल्स, गैसियस मोल्स आर लेस। क्योंकि बेटा अगर इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शंस को आप छेड़ते हो तो रिएक्शंस उसका अपोजिट बिहेव करती है। अगर रिएक्शंस में आप कुछ भी चेंज करते हो तो रिएक्शन उसका अपोज करने जा रही है। तो सपोज आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, सपोज आप क्या बढ़ा रहे हो, प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर कम हो गया तो मोल्स पर यूनिट बढ़ जाएगा, और मोल्स पर यूनिट बढ़ जाएगा, यानी मोल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर मोल्स कम हो। तो किधर मोल्स कम है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने गैसियस के मोल्स हैं, 1+3। इस रिएक्शन में 4 गैसियस के मोल्स दिख रहे स्टोइचियोमेट्री से, और इधर 2 मोल्स दिख रहे गैसियस के। तो गैसियस मोल्स किधर है, रिएक्टेंट साइड पे 1+3 3 गैसियस के मोल्स दिख रहे स्टोइचियोमेट्री से, और प्रोडक्ट साइड में 2 गैसियस मोल दिख रहे स्टोइचियोमेट्री से। तो प्रोडक्ट के तरफ गैसियस मोल्स कम है, तो आप किधर की तरफ शिफ्ट करोगे, जहां पर गैसियस मोल्स क्या हो, कम हो, तो यानी रिएक्शंस किधर की तरफ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में शिफ्ट होगी। तो फॉर हेबर्स प्रोसेस pressure must be high, catalyst is iron plus molybdenum, and temperature must be low। थ्योरेटिकली देखो टेम्परेचर लो लेते हो आप, थ्योरेटिकली टेम्परेचर को क्या लेते हो, लो लेते हो। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत अच्छे से जाएगी अगर टेम्परेचर लो होगा। बट प्रैक्टिकली अगर हम टेम्परेचर को लो कर लेंगे तो अमोनिया तो बनेगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा, बट उसके बनने की रेट स्लो हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर को कम करते ही रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाती, स्लो हो जाती है। तो अगर देखो आप टेम्परेचर कम लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, बट काफी स्लो बदलेंगे, यानी पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा धीरे धीरे, बट काफी स्लो जाएगा। तो स्पीड को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम टेम्परेचर को हेबर्स प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो हेबर्स प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशंस लो टेम्परेचर है,
ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पे बनेगा, बट वो प्रोडक्ट का मतलब ही क्या जो महीनों में बने। तो इस रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए हम टेम्परेचर को ज्यादा लेते हैं। तो जब आप हेबर्स प्रोसेस को आप पढ़ते हो तो टेम्परेचर थ्योरेटिकली ली चेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए, बट अगर आप रिएक्शंस पढ़ोगे हेबर्स प्रोसेस की, तो वहां टेम्परेचर आपको ज्यादा दिख रहा होगा। गॉट इट। तो आप देख लो यहाँ पर अभी आप एज ए कैटलिस्ट क्या यूज करोगे, आयरन विद प्रमोटर। टेम्परेचर ली चेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कम होता है, फिर भी हम टेम्परेचर ज्यादा लेते हैं टू इंक्रीज इट स्पीड। गॉट इट। और प्रेशर आपको क्या रखना है, हाई रखना है। तो ये कंडीशन है हेबर्स प्रोसेस की। हम आगे बढ़ जाते हैं। ए कैटलिस्ट अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शंस। समझना बेटा, अगर कोई ये रिएक्शन है, और अगर इसमें इसका पाथ बनाऊं, तो ये रिएक्टेंट और सपोज ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलेगा जब वो किसी एक बैरियर को क्रॉस करेगा। और जो रिएक्टेंट, ये हमारे पास एंथैल्पी है किसकी, रिएक्टेंट की, और ये हमारे पास एंथैल्पी सपोज किसकी, प्रोडक्ट की। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, एंथैल्पी प्रोडक्ट की। गॉट इट। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलेगा जब ये एक किसी बैरियर को क्रॉस करेगा। और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी भी एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शंस उतनी स्लो होगी। मोर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शंस विल बी स्लो। इस एक्टिवेशन एनर्जी को सपोज मैं इतना बढ़ा दूं और फर्दर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी। तो देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक कर्व बनाना है। ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी से आपको ये प्रोडक्ट की तरफ जाना है। और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है, रिएक्टेंट के बराबर भी हो सकती है। तो सपोज मैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा बता रहा हूं, तो रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में नहीं बदलता। रिएक्टेंट सबसे पहले क्या करता है, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के एक इस बैरियर को क्रॉस करता है, और ये बैरियर तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शंस उतनी स्लो होगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शंस का एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, और उस अल्टरनेट पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला और ये अल्टरनेट पाथ बनाया, और जो अल्टरनेट पाथ बना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। और एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। रिएक्शंस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, बाय प्रोवाइडिंग अ अल्टरनेट पाथ इन विच द एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करेगा, केमिकल रिएक्शंस को अल्टर करेगा बाय altering its internal energy, no. By altering its enthalpy, no. By altering its entropy, no. By altering its activation energy, yes. अब देखो अगर मैं एंथैल्पी चेंज की बात करूं, तो एंथैल्पी चेंज हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप है। तो पाथ 1 के लिए भी एंथैल्पी चेंज उतनी है, और पाथ 2 के लिए भी एंथैल्पी चेंज उतनी है। तो एंथैल्पी चेंज नहीं बदलती है, एंट्रोपी भी नहीं बदलती है, इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलती है। रिएक्शंस की सिर्फ क्या बदल जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो रिएक्शंस फास्ट हो जाती है, और अगर रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जो पॉइजंस होते हैं, रिएक्शंस के जो पॉइजंस होते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये पॉइजंस एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं और कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। गॉट इट। तो ये अपना कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व किया। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे उसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का फॉर्मूला आया था, KT = 2.303 log initial concentration of reactant by initial concentration of reactant by final concentration of reactant for n की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। गॉट इट। ये हमारा था व्हाट, आपका क्या था, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से T हाफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय K। गॉट इट। ये T हाफ का फॉर्मूला है। तो अपन और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर को और अच्छे से कवर करते जाएंगे। गॉट इट। लॉगरिथम में आपको कुछ बेसिक्स जो रूल्स बताए वो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों बस इतना सा ध्यान रखो, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ाई अच्छे से करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। गॉट इट। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेके, कुछ नया सीखने के साथ में। गॉट इट। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।